गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा का चिंतन, एनर्जी कंसिडरेशंस। देखिए, जब कोई एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। बहुत सारे पदों में वो अभिक्रिया संपन्न होती है और इन सारे पदों को, इन सारे स्टेप्स को जब हम मिला देते हैं तो हम कहते हैं ये अभिक्रिया की क्रियाविधि है। ये रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म है। कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी में चेंज होता है। रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स टूटते हैं और प्रोडक्ट्स में नए बॉन्ड बनते हैं। तो ये जो चेंज होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन का, इसमें एनर्जी की वैल्यू की एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस पूरे रिएक्शन की जो गति होती है और जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी का चेंज किस तरीके से हो रहा है। कोई भी सब्सटेंस होता है, जैसे रिएक्टेंट है, कोई भी पदार्थ होता है, उसकी एक सर्टेन एनर्जी होती है, उसकी एक फिक्स एनर्जी होती है जो डिपेंड करती है कि वो पदार्थ, वो रिएक्टेंट कौन से एटम से मिलके बना है और उन एटम्स के बीच में बॉन्ड्स किस तरीके के हैं। तो एटम्स की प्रकृति के ऊपर, परमाणुओं की प्रकृति के ऊपर, और वो परमाणु जिन तरीके के बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं उस पर डिपेंड करता है कि उस पदार्थ की ऊर्जा क्या है, उस सब्सटेंस की एनर्जी क्या है। हम क्रियाकारक की एनर्जी को, रिएक्टेंट की एनर्जी को ER बोलेंगे और प्रोडक्ट में जो एनर्जी होती है, प्रोडक्ट की जो ऊर्जा होती है, उसको हम EP बोलेंगे। इस बेसिस पे जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी में हम उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा होती है। प्रोडक्ट की एनर्जी, उत्पाद की जो ऊर्जा होती है, वो रिएक्टेंट की ऊर्जा से ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है। जब हम किसी रिएक्शन की एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो एक और टर्म है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो है H। इसको हम कहते हैं एंथैल्पी, अभिक्रिया की एंथैल्पी। और डेल्टा H यहाँ पे प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी को हम कहते हैं एंथैल्पी में चेंज। डेल्टा H है एंथैल्पी में परिवर्तन, चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। हम बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एंथैल्पी की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी की वो वैल्यू है जो या तो बाहर निकलती है या हमें देनी पड़ती है जब हम एक मोल रिएक्टेंट को एक मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर से समझिए, डेल्टा H दैट इज़ चेंज इन एंथैल्पी, इसकी परिभाषा हम देते हैं कि ये ऊर्जा की वो मान है, ऊर्जा की वो मात्रा है जो हमें रिएक्शन को कराने के लिए या तो देनी पड़ती है या जब रिएक्शन होता है तो उसमें से बाहर निकलती है। और रिएक्शन क्या होगा, एक मोल रिएक्टेंट्स को एक मोल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के दौरान जो ऊर्जा बाहर निकले या जो ऊर्जा हमें देनी पड़े, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी में परिवर्तन। इस डायग्राम से, ऊर्जा आरेख से देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये Y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है और X एक्सिस पे अभिक्रिया की प्रकृति है। ये यहाँ पे अभिक्रिया इस तरफ आगे बढ़ रही है। हमने लिया, ये है क्रियाकारक की ऊर्जा और ये है प्रोडक्ट की, उत्पाद की ऊर्जा। क्रियाकारक की ऊर्जा और प्रोडक्ट की ऊर्जा में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डेल्टा H, एंथैल्पी में परिवर्तन। ये है संक्रमण अवस्था। यहाँ आप ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन में देख रहे हैं कि उत्पाद की ऊर्जा क्रियाकारक की ऊर्जा से ज़्यादा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। यहाँ एक और टर्म है
जिसे हम यहाँ दिख रहा है आपको EA, इसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। देखिए, जब कोई रिएक्शन होता है वो किसी भी तरह का हो, यहाँ हम जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन को होने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूरी होती है, जिसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसकी परिभाषा कहें तो ये ऊर्जा की वो मिनिमम मात्रा है, न्यूनतम मात्रा है, जो किसी क्रिया कारक को उत्पाद में बदलने के लिए ज़रूरी होती है। इसको हम ऊर्जा अवरोध भी कहते हैं। देखिए, जब क्रिया कारक एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टक्कर करते हैं, कोलिजन करते हैं, और इस टक्कर करने से एक एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊर्जा बढ़ जाती है उन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की। ये एनर्जी जब इतनी हो जाती है कि ये इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, इस ऊर्जा अवरोध को क्रॉस कर सके, तो हम कहते हैं कि अब ये रिएक्शन आगे के डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो ऊर्जा बैरियर का मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पा सके जो रिएक्टेंट्स हैं उसके मॉलिक्यूल्स, तब हम कहते हैं कि ये रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रही है। सबसे ऊपर जो एनर्जी बैरियर में, इस ऊर्जा अवरोध डायग्राम में जो सबसे ऊपर की पोजीशन होती है, उसको हम कहते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ऊर्जा अवरोध के बिल्कुल शिखर पे सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल की स्पीसीज होती है, और यहाँ संक्रमण अवस्था, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती के बीच में अंतर क्या होता है। इस स्टेज पे आप इतना ही समझिए कि जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टक्कर करते हैं, तो उस टक्कर करने के दौरान उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़रूरी होती है इस ऊर्जा अवरोध को क्रॉस करने के लिए। ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा होती है। ये डायग्राम देखिए इसका, ये इसका ऊर्जा आरेख है। यहाँ पे ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। आपको दिख रहा है रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा है, मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल में चला जाता है। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सिस्टम, कोई भी सिस्टम है नेचर में, वो लोएस्ट एनर्जी लेवल पे रहना चाहता है। तो ये वो रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलती है। क्रिया कारक से प्रोडक्ट में जब कन्वर्जन हो जाता है तो कुछ ऊर्जा बाहर निकल जाती है, और वो हमें यहाँ दिख रही है डेल्टा एच। यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में होगी। आपको ध्यान है हमने डेल्टा एच क्या बोला था? डेल्टा एच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। तो यहाँ रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है, तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इस रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। देखिए, अब रिएक्शन चाहे, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, रिएक्शन चाहे ऊष्माक्षेपी हो या ऊष्माशोषी हो, चाहे एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, उसको इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना ही होता है, और रिएक्टेंट की एनर्जी और इस संक्रमण अवस्था की एनर्जी के डिफरेंस को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं, जो किसी भी क्रिया कारक को उत्पाद में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस करना ज़रूरी होता है। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ से आपको मध्यवर्ती और संक्रमण अवस्था में डिफरेंस पता चलेगा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में बनते हैं। जितने ज़्यादा स्टेप्स होते हैं उतने ही ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट्स बनते हैं। जिस रिएक्शन में जितने स्टेप्स होंगे, अगर 2 स्टेप्स का रिएक्शन है तो उसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। जो ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था है, उसके बीच की जो स्पीसीज़ होती है उसको हम कहते हैं मध्यवर्ती। किसी केमिकल रिएक्शन में जब एक या उससे ज़्यादा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बन रहे हों तो वो रिएक्शन 2 या उससे ज़्यादा स्टेप्स में पूरी होगी, और जितने उसके अंदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनेंगे उतने ही, यहाँ पे आपको ये गड्ढा दिख रहा है,
इन दोनों के बीच में ये उतने ही हमको ऊर्जा अवरोध में गड्ढे दिखाई देंगे। तो जो 2 स्टेप्स वाली रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन जो जिसका डायग्राम आपको यहाँ दिखाया गया है, ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में पूरी हो रही है। 2 स्टेप्स वाली रिएक्शन में 2 संक्रमण अवस्थाएं होंगी। ये संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट 1, ये ट्रांजिशन स्टेट 2, और इनके बीच में जो बनेगा उसकी एनर्जी इन दोनों से कम होगी। इसको हम कहते हैं मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट। अब संक्रमण अवस्था और इंटरमीडिएट में डिफरेंस क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो संक्रमण अवस्था होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है, वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाली स्टेट होती है। ये देखिए इस पूरे डायग्राम में ये दोनों हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाली स्टेट हैं। और इस स्टेट में कोई बॉन्ड, रिएक्टेंट का कोई बॉन्ड टूट रहा होता है और प्रोडक्ट का कोई बॉन्ड बन रहा होता है। मतलब ना तो बॉन्ड पूरा टूटा हुआ होता है, ना नया बॉन्ड पूरा बना हुआ होता है। वो ट्रांजिशन स्टेट में होता है, संक्रमण अवस्था में होता है। एक बॉन्ड टूट रहा होता है धीरे धीरे और दूसरा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में एक नया बॉन्ड बन रहा होता है। इसके अपोजिट जब हम मध्यवर्ती की बात करें, हम पहले लेक्चर्स में आपको इंटरमीडिएट्स के बारे में बता चुके हैं। कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, नाइट्रीन, कार्बीन, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं। ये रियल स्पीसीज़ होती हैं। जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो एक कोई अणु हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या एटम हो सकता है या आयन हो सकता है। ये एक रियल स्पीसीज़ होती है जिसको हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं और जिसको हम, अगर वो थोड़ी सी स्टेबल होती है तो हम उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। जबकि संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, बहुत ही क्षणिक होती है, बिल्कुल बनते से ही वो ख़त्म हो जाती है। उसको हम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते और उसको हम प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो ये संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती के बीच में डिफरेंसेस हैं। इस पर शॉर्ट नोट यूजुअली आता है, तो आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये दिखाया गया है, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्जन हुआ, ट्रांजिशन स्टेट 1, उसके बाद बन गया मध्यवर्ती इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से फिर बना ट्रांजिशन स्टेट 2 और ट्रांजिशन स्टेट 2 कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। ये समराइज किया हुआ है इस एनर्जी लेवल डायग्राम को। रिएक्टेंट से बना ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 1 के बाद बना मध्यवर्ती इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से बना ट्रांजिशन स्टेट 2 और जो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। तो ये 2 स्टेप्स में होने वाली रिएक्शन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम है। आज हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में एनर्जी का क्या रोल होता है उसके बारे में पढ़ा। इस क्वेश्चन के ऊपर, ये जो अभी टॉपिक आज मैंने आपको बताया, उस पर बड़ा क्वेश्चन भी आता है। अगर ऊर्जा चिंतन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एनर्जी कंसिडरेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप पूरी बात बताएंगे। 2 तरीके के रिएक्शंस के बारे में बताएंगे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, और उसके एनर्जी लेवल डायग्राम्स देंगे और साथ ही ये स्टेप्स वाला डायग्राम भी देंगे। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट के बीच में डिफरेंस बताएंगे और सक्रियण ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन देंगे। आज हमने ऊर्जा चिंतन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।